नमस्कार। पिछले पाठ में आपने आत्मकथाओं के वर्गीकरण को जाना। इस पाठ में हम आत्मकथा के रचनागत वैशिष्ट्य की बातचीत करेंगे। आत्मकथा की सर्जना के कठोर नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते। कारण यह है कि सर्जनात्मक विधा को नियमों की सीमाएं बांधकर नहीं रख सकती हैं। आत्मकथा में लेखक की अंतः प्रेरणा की भूमिका प्रमुख होती है। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अन्य विधाओं से आत्मकथा की पृथकता स्पष्ट करने के लिए उसके स्वरूप को उस तत्वों के आधार पर मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाए। पहला तत्व है अंतःवस्तु, दूसरा है प्रतिपाद्य, तीसरा भाषा और चौथा शैली। अंतःवस्तु। आत्मकथा लेखन का निर्णय लेखक को विशेष मन स्थिति में लेना होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ क्षण बहुत गोपन होते हैं तथा उन्हें ईमानदारी के साथ पाठकों के समक्ष रखने का निश्चय करना साहस का काम होता है। लेखक अपनी लेखन प्रक्रिया के कारण अपनी पहचान बनाता है तथा उसका अपना स्वाभिमान, अहम, बड़प्पन, पद, साहित्य में स्थान तथा अपने जीवन के अनन्य गोपनीय क्षणों को अगोपन करने या सभी के समक्ष रखते हुए निर्लिप्त भावाभिव्यक्ति करना, विशेषकर अपने प्रति ईमानदार होना है तथा आत्मकथा लिखकर पाठकों के प्रति ईमानदार बने रहने का दायित्व उठाना है। अतः आत्मकथा लेखन में अंतःवस्तु निर्धारण के लिए निम्नलिखित विशेषताओं की परिपालना आवश्यक है। जैसे अहम मुक्तता, दूसरा व्यक्तिगत कमजोरियों का उत्सर्ग, तीसरा आत्मस्वीकृति, चौथा पूर्वाग्रह मुक्तता, पांचवा सत्य आकलन, छठवां विनम्रता, सातवां उत्तरोत्तर निजता लोभ। अहम मुक्तता। आत्मकथा लेखन वास्तव में आत्म परीक्षण है। यह आत्म परीक्षण तभी उपयुक्त, सार्थक और सर्वग्राही बन सकता है जब लेखक का अहम किसी भी प्रकार से उसमें आड़े न आए। आत्मकथा लेखन में व्यक्ति के जीवन मोहों से मुक्त होकर सामने आना होता है। यह तभी संभव है जब लेखक अपने अहम को भुलाकर स्व का निरपेक्ष विश्लेषण करने बैठे। अतः आत्मकथा अहम मुक्ति के लिए एक सृजनात्मक सत्याग्रह है। इस संबंध में मोरारजी देसाई की आत्मकथा मेरा जीवन वृतांत की प्रस्तावना में अंकित भावों का उल्लेख अधिक सार्थक प्रतीत होता है। जैसे जाने अनजाने लोभ या ममत्व में खिंचकर लिखने में किसी पर अन्याय हो जाने की संभावना ने लेखक को आत्मकथा लिखने में न पढ़ने को प्रेरित किया। इस संपूर्ण झिझक और ऊहापोह के बाद भी 1966 में अपने अनुभवों को लिखने का फैसला करता लेखक इस जागरूकता के साथ है कि प्रसंग और अनुभव मुझे बराबर याद हैं तथा जिनमें कोई भी गलत स्मृति रहने की संभावना नहीं है। ऐसे प्रसंग और अनुभव मुझे उस जीवन वृतांत में लिखने हैं जिससे कि मैं ममत्व से आकृष्ट होकर किसी असत्य में न बह जाऊं। ये मोरारजी देसाई की आत्मकथा मेरा जीवन वृतांत की प्रस्तावना में अंकित भाव है। व्यक्तिगत कमजोरियों का उत्सर्ग। आत्मकथा व्यक्ति के मन का सहज स्वरूप या कहा जाए कि सच्चे रूप को उद्घाटित करने की कलात्मक प्रस्तुति है। जब तक आत्मकथा लेखक स्वयं अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को उत्सर्ग करने का संकल्प नहीं करता है, तब तक निश्चित ही वह सबसे और अपने आप से खुद को छिपाने का ही प्रयास में व्यस्त रहता है। घटित के संबंध में जितना दूसरे जानते हैं, उससे अधिक लेखक स्वयं जानता है और उसे सामने रखने में अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों, भूलों, आसक्तियां, संलग्नताओं के प्रति गहरी निर्लिप्तता तभी आ पाती है जब वह अपनी कमजोरियों का उत्सर्ग कर देता है।
पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने अपनी इसी प्रकार की व्यक्तिगत कमजोरियों का उत्सर्ग करते हुए अपनी खबर में लिखा है कि फिर भी मैं बिगड़ा नहीं, ऐसा कहना बनना होगा, जो मेरी बान नहीं बाना भी नहीं। यानी खरबूजे से खरबूजा रंग पकड़ता ही था। इस तरह राम मनोहर दास की रास मंडली जबरदस्त पाप पार्टी भी थी। मेरा ख्याल है इश्क क्या है, इसका पता मुझे इसी मंडली में 12 साल की वय में लग गया। ये उनकी आत्मकथा का छोटा सा अंश। आत्मस्वीकृति। आत्मकथा की अंतः वस्तु की विशेषता लेखक की आत्मस्वीकृति है। जीवन की विविध परेशानियों और सुविधाओं, कठिनाइयों और महत्वाकांक्षाओं पर हावी होते समय या परिस्थितियों की आत्मस्वीकृति देना सामान्य रूप से लेखक के लिए अन्यत्र कठिन हो सकता है, पर आत्मकथा लिखते समय आत्मस्वीकार या कन्फेशन की उसे आवश्यकता होती है। लेखक उससे विमुख नहीं हो पाता। जिन स्थितियों में आत्मकथाकार निकला और जो कर गुजरा है, उसकी आत्मस्वीकृति आत्मकथा की विशेषता है। हरिवंश राय बच्चन ने आत्मकथा के एक खंड बसेरे से दूर में रोटी कमाने के ईमानदार, स्वच्छ और सुविधाजनक साधन के रूप में अपनाए गए अध्यापन के प्रति उदात्त आदर्शवादिता की भावना से न जुड़ने की आत्मस्वीकृति दी है। उन दिनों एक सफल अंग्रेजी अध्यापक बनने और दिखने की भी धुन मुझ पर इस कदर सवार थी कि मेरा हिंदी का कवि मेरे अंग्रेजी के लेक्चरर के लिए एक दहशत देह कॉम्प्लेक्स यानी कुंठा बन गया था। मैं सतर्क रहता कि अपनी चाल ढाल बाल से हिंदी का कवि बिल्कुल न दिखूं। कवि मेरे यौवन में प्रायः बालों से पहचाना जाता था। बाल कवियों के कई चेहरे मेरे आंखों के सामने से गुजर गए। पूर्वाग्रह मुक्तता। आत्मकथा की अंतः वस्तु की तैयारी में लेखक को किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखने की विशेषता सहज स्वीकृति पनप पाती है। हो सकता है किसी के प्रति किसी कारण से कोई पूर्वाग्रह पोषित हो गया हो, लेकिन आत्मकथा में उस व्यक्ति विशेष के प्रसंग में पूर्वाग्रह पल्लवित नहीं होना चाहिए, तभी आत्मकथा की सर्वग्राह्यता बनी रहेगी। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब किसी के प्रति पूर्वाग्रह की मनोवृत्ति बन जाती है, पर उसे ग्रंथि बनाकर आत्मकथा में आधार बनाना अच्छे आत्मकथाकार का लक्षण नहीं होता है। सत्य आकलन। आत्मकथा मूलतः आत्मविश्लेषण है, आत्मनिरीक्षण भी है, तो उसके आकलन में असत्य का अंकन संभव नहीं और आत्मकथाकार असत्य से साक्षात्कार करके उसे आत्मकथा में रख भी नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मकथा में वह अपने पूरे जीवन का सर्वेक्षण करता है तथा समग्र अतीत पर दृष्टि डालते हुए अपनी परिपक्व एवं तटस्थ दृष्टि से जीवन क्रम के मार्ग में आने वाली स्थितियों का सत्य लिखता है, क्योंकि डायरी की भांति आरंभ मूल्यांकन के निष्कर्ष पर आत्मकथा में भी वह दुराव नहीं रख सकता। सामान्यतः यह स्वीकार करने में किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती कि आत्मकथा लेखन के लिए गहरे जीवानुभव और विशेष मनः स्थिति, घटनात्मक चयन कौशल, अपने समग्र जीवन की आलोचना से ही सब कुछ ग्रहण करना है, तो आत्मकथाकार के लिए असत्य कथन का अवसर ही नहीं रहता। विनम्रता। अन्यत्र भी उल्लेख कर आए हैं कि आत्मकथाकार आकर्षक निवेदन शैली अपनाता। इसकी बातचीत हम लोग पहले कर चुके हैं। आत्मकथाकार अपने जीवन के विगत वर्षों के परिप्रेक्ष्य में जब अपनी लेखनी उठा रहा है, तो वह पर्याप्त परिपक्व चिंतन और तटस्थ भाव से संपन्न है, तो उसमें अहम विलोपन स्वतः आ जाएगा और उस स्थिति में कभी भी वह अपनी विनम्रता का परित्याग नहीं कर सकेगा। इसका आभास उसके समक्ष आत्मकथा लेखन आरंभ करते समय ही होता है कि वह आत्मकथा लेखन में जिनके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है, तो उसे विनम्रता पूर्वक ही उसके समक्ष प्रस्तुत करना और आत्मकथा के माध्यम से पुनः प्रस्तुत होना भी है, तो यह अपेक्षा ही है
कि अपनी अहंता दिखाकर अपनी आत्मकथा पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अतः आत्मकथा लेखक की वह विशेषता ही है कि उसे ऐसी भाषा और शब्दावली ग्रहण करनी होगी जिसमें उसकी विनम्रता परिलक्षित होती हो। उत्तरोत्तर निजता का लोप। आत्मकथा लेखक को अंतः वस्तु का संयोजन इस प्रकार करने की अपेक्षा है कि आत्मकथा प्रस्तुति में उसकी निजता इस प्रकार पूंजीभूत हो जाए कि आत्मकथाकार की निजता मात्र उसकी निजता न दिखे। यद्यपि अनेक प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर अपना विगत यह प्रस्तुत कर रहा है तो यह उसकी निजता का ही अंग है, पर जिनके समक्ष वह अपनी निजता रख रहा है उन्हें बाध्य कैसे कर सकता है कि मेरी आत्मकथा पढ़ो या पढ़नी होगी। इसी कारण इस विशेषता का उल्लेख किया जा रहा है कि उसके परिपक्व और तटस्थ मन स्थिति से उसकी निजता आत्मकथा के माध्यम से समष्टिपरक रूप ग्रहण करती जाए। इसके लिए उसका सार्थक प्रयास होना चाहिए। यह तभी संभव है जब उत्तरोत्तर आत्मकथा में समष्टिगत वैशिष्ट्य का विकास करता जाए तो निजता लुप्त ही हो जाएगी। सामग्री चयन, प्रस्तुति एवं शिल्प। आत्मकथा में किस तरह की सामग्री का चयन करना चाहिए, कि प्रस्तुति किस तरह से होना चाहिए, उसका शिल्प क्या होना चाहिए, हम इस पर बातचीत करें। सामग्री चयन। आत्मकथाकार अपने जीवन के सुदीर्घ फलक पर घटित विगत की अनेकानेक घटनाओं में से ऐसी घटनाओं का चयन करता है जो निजता की व्याख्या में उसकी नितांत अपनी होती है, परंतु डायरी के पृष्ठों में लिखित निजता में भिन्न होती हैं और जिसे दूसरे को कहने और सुनने में सुनाने में संकोच नहीं होता है। आत्मकथा समग्र जीवन को एक विशेष समय पर जाकर संकलित और अभिव्यक्ति देने का ही प्रयास है, तो आत्मकथाकार को उस संपूर्ण में से विशेष क्षणों के जीवन सत्यों, घटनाओं या स्थितियों को अपनी अंतरंगता से लाकर ऐसी स्थिति में रखने के लिए चयन करने की अपेक्षा हो जाती है जहां कुछ विशिष्ट ही रखा जाए, शेष अनुपयोगी समझकर छोड़ दिया जाए। इस संदर्भ में अपेक्षित है कि आत्मकथाकार सामग्री चयन में जीवन के वे कृत्य चयन करें जो प्रेरणादायी हों और विषम परिस्थितियों में होते हुए भी किसी न किसी प्रकार प्रेरक रहे हों। दूसरा, निजता की गोपनीयता आत्मकथा में सार्वजनिक होती है, तो चारित्रिक विषमताओं का ऐसा उद्घाटन न किया जाए जो समाज और पाठक में विघटनात्मक मनोदशा का पोषक हो। पाठक प्रायः आत्मकथा में वर्णित स्थितियों के समक्ष अपने आप को देखता है, तो उस आत्मकथाकार की निजता का प्रारूप ऐसा और उस प्रकार हो जो उसे तुलनात्मक स्तर पर संवेदनशील बनाए। चौथा, आत्मकथाकार इतिहासकार नहीं और घटना के सत्य असत्य का मूल्यांकन करने का अवसर उसे मिला है, पर अपने समय जिसे आत्मकथाकार का भोगा हुआ समय का इतिहास वह इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिसमें सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय हित की प्रधानता और पारस्परिक सौमनस्य बनाए रखने के अवसर उत्तरोत्तर विकासोन्मुखी रखते हैं। प्रस्तुति शिल्प। आत्मकथा की प्रस्तुति में भी लेखकीय निजता विद्यमान है। सभी लेखक जिस प्रकार समान नहीं होते तो उसी प्रकार आत्मकथा की प्रस्तुति भी समान नहीं हो सकती। यही कारण है कि आत्मकथा की प्रस्तुति में भी वैयक्तिकता उभरती है। आत्मकथाकार राजनीतिक है, समाज सुधारक वर्ग का है या धार्मिक सद्भाव का प्रचारक या कुछ साहित्यिक सृजनात्मक चेतना से संपन्न है, तो उसी आधार पर आत्मकथा की प्रस्तुति में भिन्नता आएगी। जहाँ तक शिल्प का प्रश्न है, इसके अंतर्गत आत्मकथाकार को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वह है भाषा और शैली। भाषा। आत्मकथाकार की भाषा के विषय में स्वतंत्र रूप से कोई विचार कर पाना इसलिए कठिन है क्योंकि आत्मकथाकार महज आत्मकथा लेखक ही नहीं है, वह कुछ और भी लिख रहा है। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा, यह कदापि संभव नहीं है कि यकायक किसी को सपना आए या उद्बोधन प्राप्त हो कि चलो आत्मकथा लिखो और वह लिखना आरंभ कर देगा।
यह सुनिश्चित है कि लेखनी और लेखन से उसका परिचय पहले से है और वहाँ परिपक्व होने के उपरांत उसके चिंतन की परिणति आत्मकथा लेखन की प्रेरणा बनी है। अतः इसे आत्मकथाकार को अपनी भाषा पर अधिकार तो पहले ही है, बस आवश्यक है तो इतना कि आत्मकथा की भाषा में सृजनात्मकता का निर्वाह होना चाहिए। शब्द चयन में पांडित्य प्रदर्शन की अपेक्षा बोधगम्यता होनी चाहिए। पाठक को शब्दकोश न उठाना पड़े। भाषा के प्रचलित स्वरूप के साथ अति क्षेत्रीय शब्दावली से बचा जा सके तो अच्छा है। यदि कहीं आंचलिकता का स्पर्श है तो क्षेत्रीय भाषा की शब्दावली ग्रहण की जा सकती है। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पाठक को अर्थजाल में उलझा कर न रख दे। भाषा बिंब विधायनी हो, जो घटनाओं के ऐसे बिंब खड़ी करती चले कि पाठक के समक्ष सब कुछ चित्र के रूप में प्रस्तुत हो सके। वाक्य रचना छोटी और यथासंभव मिश्रित वाक्यों से बचकर हो। कृत्रिम भाषा से बचना ही उचित है। शैली। आत्मकथा लेखन में विभिन्न प्रकार की शैलियाँ अपनाई जा सकती हैं, लेकिन सर्वाधिक सहज शैली है वर्णनात्मक। इस शैली के माध्यम से आत्मकथाकार अपने पाठकों को निरंतर अपने साथ रखता है, लेकिन कोरी वर्णनात्मक शैली भी उबाऊ हो सकती है। अतः आत्मकथाकार को संस्मरणात्मक शैली का प्रयोग भी यथा अवसर करना उपयुक्त है। इसमें दो मत नहीं हो सकते कि यदि आत्मकथाकार के पास रोचक, जीवंत और मार्मिक शैली का अभाव है तो वह अपने पाठकों को बांध नहीं सकता। तो इन 3-4 पाठों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आत्मकथा स्वतंत्र और एवं पूर्णतः विकसित विधा है। आत्मकथाकार अपना स्वपरीक्षण करता है, निजी जीवन की घटनाओं का यथा तथ्य और औचित्यपूर्ण उल्लेख करता है। आत्मकथा जीवनी नहीं है, संस्मरण नहीं है, न डायरी है और न पत्र। अपने जीवन की घटनाओं का स्वलिखित विवरण आत्मकथा है और दूसरे द्वारा लिखित विवरण ही जीवनी है। आत्मकथा में सारी क्रिया प्रतिक्रियाओं का बिंदु स्व होता है और संस्मरणों में यह बिंदु पर होता है। इसका लेखकीय व्यक्तित्व से कभी निकट और कभी दूर का संबंध होता है। डायरी और आत्मकथा दोनों विधाएं लेखक की अंतरंगता से परिपूर्ण होती हैं। पत्र आत्मकथा तो नहीं होते, पर पत्रों में आत्म की अभिव्यक्ति निहित होती है। आत्मकथात्मकता से परिपूर्ण होकर भी पत्र कभी आत्मकथा जैसी विधा नहीं होते। आत्मकथा के अनिवार्य गुण हैं उत्तम स्मृति, अपने प्रति तटस्थता, स्पष्टवादिता, अति आत्मसमर्पण से मुक्ति, सार्वजनिक विवेक की समृद्धि तथा आकर्षक निवेदन शैली। आत्मकथा को 3 वर्गों अंतरंग आत्मकथा, बहिरंग आत्मकथा तथा मिश्रित वर्ग में विभाजित कर सकते हैं। धार्मिक, राजनीतिक, समाज पोषित और साहित्यिक आत्मकथाएं वर्गीकरण के आधार हो सकते हैं। आत्मकथा में लेखक की अंतः प्रेरणा की प्रमुख भूमिका होती है। विनम्रता के साथ निजता का लोप होता है। आत्मकथाकार इतिहासकार नहीं होता है। आत्मकथा की भाषा में पांडित्य प्रदर्शन की अपेक्षा बोधगम्यता आवश्यक है। क्षेत्रीय भाषा की शब्दावली का समावेश संभव है। वर्णात्मक शैली के साथ साथ संस्मरणात्मक शैली का प्रयोग करना आत्मकथा में उपयुक्त है। तो इस तरह से हमने आत्मकथा के विभिन्न पक्षों, विभिन्न पहलुओं को इस पाठ के माध्यम से जाना और इसके पिछले पाठों में भी हमने आत्मकथा के अन्य विधाओं के साथ संबंधों को जाना, समझा। आशा है इस पूरे पाठ से इन 3-4 जो आत्मकथा केंद्रित पाठ हैं इनसे आपको कुछ सीखने, जानने में मदद मिली होगी। अगले पाठ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।